Welcome back to another lecture, students. Today we will be discussing a topic current and electricity. So first of all हम देखते हैं करंट के कुछ यूनिट्स और उसके सिंबल्स क्या होते हैं, करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो करंट का बेसिकली सिंबल जो है ना वो हम आई रखते हैं, मतलब अगर करंट को कभी आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो आप आई से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स। रिप्रेजेंट किससे होते हैं? वो ए से। और करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इससे हम करंट की फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। चार्ज ऊपर आ जाएगा, सिंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो हम डिवाइड किससे करेंगे? टाइम से। अब हमें पता है कि चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया करंट का? Q डिवाइडेड बाई T। अब चार्ज के यूनिट्स किस फॉर्म में होंगे? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कूलम्स में या C में, ठीक है। और टाइम के किस में यूनिट्स होंगे? सेकंड्स में, जो कि होते हैं S में। और अभी हमने क्या पढ़ा? करंट का क्या फॉर्मूला होगा? Q डिवाइडेड बाई T, सिंपल, ठीक है। और एक और बात याद रखो, अगर ये करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो अगर मैं Q को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? आई और टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई टी इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है हमारा? चार्ज। चार्ज का क्या फॉर्मूला हो गया फिर? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। बेसिकली एक ही फार्मूला है, उसको हमने रीअरेंज करके दो तरीक़ों में लिख दिया। एक ये है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दूसरा क्या है कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं, ठीक है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर आई है ये हमारा, ठीक है, फ्लोज इन अ वायर फॉर टाइम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज का क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई क्या है हमारे पास? 5, टी क्या है? 2। तो व्हाट वुड बी आवर आंसर? 10 कूलम्स, ठीक है। चार्ज की यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम्स। टाइम की यूनिट्स क्या होते हैं? सेकेंड्स। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, सिंपल, ठीक है। Now let's move on to our next सवाल, जो कि है if one electron carries a charge of this, if one electron carries a charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 19, ये क्या है? कूलम्स। ये C जो है वो क्या है? कूलम, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 10 कूलम्स। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका इतना चार्ज दे रहा है तो 10 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 10 कूलम्स के चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? तो हम क्या करेंगे? 10 को डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बेसिकली देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 है, ठीक है। हमें निकालना है कि 10 कूलम जब चार्ज होगा तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्रॉस, एंड इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की? 10 डिवाइडेड बाय 1.69 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, सिंपल। और आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19। नाउ लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक या हेडिंग, दैट इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हो? V से, कैपिटल V से। इसके यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट्स, जो कि कैपिटल V हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज डिफाइंड एज द amount of work done by a battery to move a charge of 1 coulomb, सिंपल। बेसिकली अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आएगी तो आप क्या कहोगे? इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। चार्ज किस में रिप्रेजेंट होता था? कूलम में, सिंपल। थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंपल। अब वोल्टेज की क्या फॉर्मूला होगी? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सिंपल, ठीक है। अब जो वर्क डन है उसको आपने W से रिप्रेजेंट किया, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट किया, सिंपल, ठीक है। और इसको भी अगर आप रीअरेंज कर लोगे तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा?
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं दैट वुड बी इक्वल टू वी क्यू। तो हमारे पास दो फार्मूला आ गए, या एक फार्मूला आ गया और उसकी दो वेरिएशंस आ गई, ठीक है। वोल्टेज अब हमें पता है कि मेजर्ड इन वोल्ट्स है, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, चार्ज इन मेजर्ड इन कूलम्स, सिंपल, ठीक है। अब इसका एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ऑफ अ बैटरी विच सप्लाइज 10 जूल ऑफ एनर्जी। वर्क डन हमारे पास आ गया 10 जूल, सो दैट अ चार्ज ऑफ 2 कूलम कैन फ्लो, 2 कूलम चार्ज भी आ गया। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट, सिंपल। ये देखो यहाँ पे भी यही है। अब वोल्टेज से मिलती जुलती एक टर्म होती है या सिमिलर टर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसकी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, डेफिनेशन अलग होती है, बट उसकी जो फॉर्मूलाज हैं और यूनिट्स हैं दे आर सिमिलर टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। तो ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ई से। मेजर्ड किस यूनिट्स में होता है, वोल्ट्स में, वी में। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये सिंपल वोल्टेज का भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करते हो ईएमएफ को, EMF is basically defined as the amount of chemical energy stored in the battery, ये कीवर्ड है, amount of chemical energy stored in the battery which gets converted into electrical energy। ये दो की पॉइंट्स हैं। ये क्या है EMF is basically chemical energy stored in a battery which gets converted into electrical energy when a unit charge flows through an electrical circuit। सिंपल 3 पॉइंट्स हैं जो की हैं इसमें, जो कि आपने याद रखने। 1 क्या है, केमिकल एनर्जी इन द बैटरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक कब होता है, जब हमें एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराना होता है थ्रू आउट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे दैट इज सिंपल सिमिलर टू द वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला और जो यूनिट्स हैं वो वोल्टेज और पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सेम होते हैं, डेफिनेशन एंड सिंबल में थोड़ा सा फर्क आता है। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल आर से। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स। रेजिस्टेंस डिफाइन किस तरह होती है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो आ रहा है, टू हिंडर और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि इट शोज यू द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू हिंडर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। और इसको अगर मैं इसमें V को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो क्या करूँगा, I और R को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। फर्स्ट क्या था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला जिसने ड्राइव किया था दैट पर्सन's नेम वाज ओहम, तो इसलिए हम इसे ओहम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम ओहम्स लॉ कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V अपॉन आई वाला। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स, ठीक है। 20 वोल्ट्स लगा दिया। करंट क्या है, करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 ओम, सिंपल, ठीक है। अब ओहम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये जिसने ड्राइव किया था दैट पर्सन वाज नेम्ड ओहम्स, इसलिए ये ओहम्स लॉ कहा जाता है। तो अब ओहम्स लॉ की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस एनी मटीरियल, ठीक है, इज नोन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। बेसिकली ये कह रहा है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और हमें पता है जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक के का कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ऊपर आपने एक सिमिलर फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। और अगर I को मैं इस साइड ले जाता तो क्या होता, R अपॉन I। तो आप कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हो, दिस कांस्टेंट इज बेसिकली R, ठीक है। तो ओहम्स लॉ में हम ये सपोज करते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, हेंस द फॉर्मूला बिकम्स V इज इक्वल टू आई आर।
जो रेजिस्टेंस है ओहम्स लॉ में वो कांस्टेंट रहती है एंड देन वी कैन सपोज दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो इसकी लिमिटेशन में भी यही आ रहा है, फॉर ओहम्स लॉ टू बी अप्लाइड द लेंथ of the material, its cross sectional area and its temperature remain constant। अब आपको अगर पता हो तो रेजिस्टेंस किन तीन चीज़ों से इफेक्ट होती है, लेंथ से, एरिया से एंड टेम्परेचर से। अब अगर आपके ओहम्स लॉ में V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब ही पॉसिबल है जब R कांस्टेंट है, ठीक है, और R को चेंज कौन सी तीन चीज़ें करती हैं, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, तो आपको ये तीन चीज़ें भी कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। सो दिस बेसिकली एक्ट्स एज अ अजम्पशन फॉर ओहम्स लॉ। हमने क्या पढ़ा बेसिकली, ओहम्स लॉ इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट गिवन दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए हमें सारे वो फैक्टर्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे जिससे रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से चेंज होती है, लेंथ से, एरिया से, टेम्परेचर से, तो हमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। नाउ यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन के वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी गेट अ फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू RI, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट। वोल्टेज को हम किस एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, Y पे, I को किस एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, X पे। सो लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया लाइक हेयर, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा इस ग्राफ का दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। क्योंकि ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। y पे कौन सी वैल्यूज हैं, y पे वोल्टेज है और x पे कौन सी वैल्यूज है, I, तो ये किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो से दैट सिंस द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ गिव्स अस v इज इक्वल टू I, V divided by I, which is resistance, hence we can conclude that the gradient of this graph gives us resistance। Simple, ठीक है, इतना simple है, clear है। Now let's do a question related to this graph। Let's move forward and do a question related to this graph। अब यहाँ पे आपको V वर्सेस I का ग्राफ गिवन है, V वर्सेस I का ग्राफ गिवन है, मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ गिवन है, और आपको एक वैल्यू गिवन है, एक वोल्टेज की वैल्यू 10 पे, करंट की वैल्यू 5 है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। कैन यू कैलकुलेट इट, यस, वेरी इजीली। क्या करोगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है आपके पास 10, I क्या है 5, तो R क्या आ गया 2 ओम। सिंपल, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह निकाल सकते हो या आप ग्रेडियंट निकाल सकते हो। अब ग्रेडियंट किस तरह निकलेगा, बेसिकली कोई भी दो पॉइंट्स ले लो लाइन पे। सपोज करो आई टेक दिस पॉइंट that is considered as A and I take this point that is considered as B। अब B के क्या यूनिट्स होंगे, 0 0। A के क्या यूनिट्स होंगे, अच्छा हमेशा O लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ना, जैसे 0 0, तो सबसे पहले ये जो 0 है ना, ये X कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो X कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट A पे 5, Y कोऑर्डिनेट क्या है 10। सिंपल, अब इसका ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। देन यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सो देयर आर टू मेथड, या तो फॉर्मूला लगा लो या तो ग्रेडियंट निकाल लो। सिंपल, आंसर दोनों का सेम आना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको थोड़ा ट्रिक कर दिया है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है I वर्सेस V का, मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज का, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, V इज इक्वल टू I। लेकिन अगर इस ग्राफ में मैं ग्रेडियंट निकालूँ तो मेरे पास ग्रेडियंट क्या आएगा, अगर मैं इस ग्राफ में ग्रेडियंट निकालूं, लेट मी क्लियर दिस अप। अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होता है, V डिवाइडेड बाय I। लेकिन इस ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, I डिवाइडेड बाय V। तो व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू डू हियर, उसने आपको रेजिस्टेंस तो दी है मगर इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट दी है, ठीक है। अब सपोज करो, लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली। अब इसका ग्राफ का ग्रेडियंट आपको पता है, लेट्स राइट इट हियर। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इसमें क्या होगा, ग्राफ का ग्रेडियंट इसमें क्या होगा, I अपॉन V। लेकिन हमारी रेजिस्टेंस तो V अपॉन I है। सो अगर मैं 1 अपॉन M कर दूं, 1 अपॉन M कर दूं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। तो बेसिकली अब क्या करना है, हमने ग्रेडियंट तो निकालना है ग्राफ का और उसको इन्वर्ट भी करना है, तभी हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे पहुंचेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द ग्रेडियंट फर्स्ट। ग्रेडियंट किस तरह आएगा, हमारे पास एक वैल्यू है x की
क्या है x की 20, दूसरी y की वैल्यू क्या है 2, और इधर क्या है 0 0। तो चेंज इन x कितना हुआ, चेंज इन y कितना हुआ, चेंज इन y आपके पास हुआ 2, चेंज इन x कितना हुआ 20, ठीक है 1/10 हो गया, ये इज इक्वल टू r 1/10, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 10 ohms इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सही है, सिंपल है, एंड आई हैव डन द वर्किंग हियर एज वेल। बेसिकली हमने ग्रेडियंट को इन्वर्स क्यों किया, हमने इसलिए इन्वर्स किया क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है V/I, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो हमें I/V दिया हुआ है, तो वी सिंपली डिड 1/m, तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो I/V था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू V/I सिंपली, ठीक है। इट इज़ क्लियर एज वेल, आई होप। अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, और ये सारे नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो यू कैन गो थ्रू इट वन मोर टाइम। सही है। सिंस द ग्राफ, ये देखो यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स भी लिखी हुई हैं, ये पढ़ लो, ये इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। सिंस द ग्राफ इज ऑफ I वर्सेस V, दैट इज करंट वर्सेस वोल्टेज रादर देन वोल्टेज वर्सेस करंट, ठीक है, hence we must inverse the gradient to obtain the resistance। सिंपल जो हमने किया, इन्वर्स करना है ग्रेडियंट को, ठीक है। चलो, अब all materials that obey Ohm's law are called what? Ohmic conductors, ठीक है। जो भी मटेरियल ओहम्स लॉ को ओबे करेगा दैट इज कॉल्ड अ ओहमिक कंडक्टर। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स में आते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है। नाउ अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि व्हाट आर ओहमिक कंडक्टर्स, तो आप 3 प्रॉपर्टीज लिख के आना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। सेकेंडली, जिनका ग्राफ जो है V वर्सेस I का स्ट्रेट लाइन होगा दैट वुड बी ओहमिक कंडक्टर्स। और ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये यहाँ से पास करेगा, एक पॉइंट इसका ओरिजिन पे होगा, तो दीज आर ओहमिक कंडक्टर्स। अब नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मटीरियल्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ठीक है, और उनकी रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं होती और उनका ग्राफ जो है वो एक कर्व होता है, ठीक है। सो लेट्स सी सम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स नाउ। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिनकी एज वोल्टेज इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रही है V/I का रेशो जो है इंक्रीज कर रहा है, हेंस इस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर, जिसमें क्या होता है कि एज द वोल्टेज इंक्रीजेज द V/I का रेशो इंक्रीजेज एंड हेंस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है। अब अगर आपको IV का ग्राफ बनाने आ जाए इसमें, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे, ये जो कर्व है उसको वोल्टेज के एक्सिस पे कर्व करना शुरू कर दोगे या बेंड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये देखो, ये वोल्टेज की एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। अब एक ये बात याद रखो कि जब भी नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो जिसमें क्या होता है कि V/I का रेशो इंक्रीज कर रहा हो, तब आपका ग्राफ जो है हमेशा वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड होगा। अब अगर V/I का ग्राफ है, ठीक है, तो वो जो है वो इस एक्सिस की तरफ बेंड होगा, ठीक है। और अगर I/V का ग्राफ है तो वो नीचे की तरफ बेंड होगा, ठीक है। ये देखो, ये जो सारे मैंने ऑरेंज से मार्क किए ना, दिस इज योर बेसिकली बेंडिंग, ठीक है। हमेशा ये याद रखो, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखो कि जब भी V/I का रेशो इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही होगी एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा, तो आप ग्राफ जो है हमेशा वोल्टेज के एक्सिस की तरफ बेंड करोगे, ठीक है। और इन टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? लैम्प है, मेटल है, बल्ब है, फिलामेंट लैम्प है, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में ये होता है कि वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो डिक्रीज कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही होगी। इसका एग्जांपल क्या है? थर्मिस्टर। इसके जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपने जो ग्राफ है उसको आपने कर्व करना है टूवर्ड्स द करंट एक्सिस, ठीक है। V/I का बनाओगे तो आप करंट एक्सिस की तरफ शिफ्ट करोगे, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ। I वर्सेस V का बनाओगे तो आप Y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा हमने
करंट के एक्सिस की तरफ ग्राफ को बेंड करवाना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन, ठीक है। दिस ग्राफ शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन आई वर्सेस वी। देखो आपको रिलेशनशिप देखते ही पता चल गया है कि ये जो ग्राफ है वो कौन सा एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, वोल्टेज। तो मतलब ये कौन सा है, वोल्टेज अपॉन वी का रेशो इंक्रीज वाला ग्राफ है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज वाला ग्राफ है। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल हो सकती है बल्ब, फिलामेंट एंड मेटल्स, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, ठीक है। सजेस्ट वेदर इट इज एन ओहमिक और अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। सिंपल, नॉन ओहमिक, क्योंकि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का ही कर्व बनता है। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस, क्या होगा रेजिस्टेंस को। देखो आई अपॉन वी का रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, v अपॉन आई का रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगा, हेंस रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। लेट्स सी इट इन क्लियरर टर्म्स, ठीक है। सिंस द रेशियो ऑफ आई वी डिक्रीजेज, द रेशियो ऑफ v अपॉन आई इंक्रीजेज, हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। सिंपल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच मटीरियल। इस मटीरियल का एग्जाम्पल क्या होगा, लैम्प, बल्ब, फिलामेंट एंड मेटल्स। सिंपल। What happens to the resistance with temperature increase? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये इस सवाल मतलब नॉन ओहमिक और ओहमिक कंडक्टर से तो रिलेटेड है ही है, वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रेजिस्टेंस को क्या होता है विद टेम्परेचर। सो डू रिमेंबर दिस इन एग्जाम एज वेल, एंड दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। As the temperature increases, molecular vibrations, this is the keyword, molecular vibrations also increase. Hence, it becomes difficult for charges to flow. Next key point. भाई क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, इसलिए चार्जेस आर मोर डिफिकल्ट टू फ्लो, हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर हमने देख लिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो जो है कम हो जाएगा। चार्ज का फ्लो कम होगा तो मतलब क्या कम होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सिंपल सिंपल। इस तरह एग्जाम में आपने लॉजिक टू लॉजिक हर चीज़ बतानी है। अब दो फैक्टर्स रह गए रेजिस्टेंस के जो हमने पढ़ने हैं, लेंथ और एरिया। अब लेंथ के साथ जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज नोन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ये वर्डिंग याद रखो, ठीक है, directly proportional to the length of the material. The longer the length, the higher the resistance. Simply explained. इसमें तो I don't think कोई explanation की ज़रूरत है, ठीक है। Now let's look at area के साथ resistance किस तरह related है। Resistance is known to be inversely proportional to the area. लेंथ के साथ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, द मोर द एरिया द लोअर द रेजिस्टेंस। और अगर हम दोनों फार्मूलाज को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दोनों ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने लिख दिया। नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। नाउ वी नो कि हमारे पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया है, ठीक है। अब अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस को क्या होगा, अगर मैं लेंथ को ट्वाइस कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्वाइस। सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। अब अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, जैसे कि लेट मी इरेज दिस, अगर मैं एरिया को यहाँ पे डबल कर दूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एरिया को डबल कर दूं तो एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ डबल होती है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, हाफ, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। सिंपल। अब अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं और एरिया को भी डबल कर दूं, ठीक है, लेंथ भी डबल हो गई एंड एरिया भी डबल हो गया। लेट मी मार्क दिस करेक्टली, आर ये आ गया, टू लेंथ हो गई, टू एरिया हो गया, ठीक है। तो अगर लेंथ भी आपने डबल की, एरिया भी डबल किया तो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रेजिस्टेंस क्या रहेगी, रेजिस्टेंस वापस वही आ जाएगी, रेजिस्टेंस रहेगी अनचेंज। अब फोर्थ पे आ जाओ। सपोज करो मैंने जो है वो लेंथ जो है वो डबल कर दी है और
एरिया मैंने क्या किया है, हाफ किया है, ठीक है। चलो लेट्स सी क्या होता है इसका इफेक्ट। लेंथ जो है मैंने 2L कर दी है, एरिया हाफ कर दिया है। अब लेंथ 2L की है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ट्वाइस हो जाएगी, और एरिया हाफ किया है तो रेजिस्टेंस वापस ट्वाइस हो जाएगी, तो 2 into 2 रेजिस्टेंस वुड बी 4 टाइम्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, सिंपल। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स पे, ठीक है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, फिक्स रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। नाम से एविडेंट है कि फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, और वेरिएबल की आप वेरी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट एक्स इन अ सर्किट, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। यू विल सेट अप द अरेंजमेंट एज शोन, मतलब ये आपने स्विच लगा दिया, ठीक है, ये बैटरी लगा दी, ये एमीटर लगा दिया, दिस इज योर वोल्ट मीटर, ठीक है, ये एक्स आ गया। अच्छा एक और बात, हमेशा जो है आप वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगाते हो विद द ऑब्जेक्ट, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगाते हो विद द ऑब्जेक्ट, एंड एम मीटर क्या लगाते हो, सीरीज में लगाते हो, ठीक है। और आपके पास ये वेरिएबल रेजिस्टर आ गया जिसकी रेजिस्टेंस आपको नोन है, एंड एक्स की रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज अननोन। सो व्हाट डू वी फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप दिस अरेंजमेंट, फिर क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, इस वाले स्विच को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नोट डाउन कर लेते हैं V और A की रीडिंग्स, V और A की रीडिंग्स, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम वेरी करते हैं इस वाली रेजिस्टेंस को, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज मेजर कर लेते हैं वापस, किससे, A और Y से। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने एक दफ़ा स्विच बंद किया, ठीक है, A और V की रीडिंग ले ली, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस चेंज की, स्विच बंद किया, वापस A और V की रेजिस्टेंस ले ली, ठीक, A और V की रीडिंग ले ली। इस तरह हमारे पास 5 to 6 रीडिंग्स ऑफ A एंड V आ जाएंगी, ठीक है, दैट इज करंट और वोल्टेज की रीडिंग्स 5 to 6 आ जाएंगी। उसके बाद हमने एक टेबल ड्रॉ कर दिया फॉर वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स, एंड देन व्हाट वी डिड वाज वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट I, वोल्टेज अगेंस्ट करंट, ठीक है। और वोल्टेज अगेंस्ट करंट का अगर ग्राफ बन गया तो व्हाट कैन वी डू, हम इसका ग्रेडियंट निकाल के रेजिस्टेंस किसकी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ x दैट वाज अननोन, ठीक है। तो बात क्लियर है इतनी। व्हाट वी डिड वाज, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक अरेंजमेंट सेटअप किया जैसे कि ऊपर था, वी क्लोज द स्विच एंड वी मेजर्ड द वैल्यू ऑफ A एंड V, देन वी वेरीड द रेजिस्टेंस और मेजर्ड द वैल्यू ऑफ A एंड V अगेन। यही हमने 5 से 6 दफ़ा किया ताकि हमारे पास 5 से 6 रीडिंग आ जाए फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज एंड करंट की जब 5 से 6 रीडिंग आ गई, सो वी प्लॉटेड अ ग्राफ देन, और जब ये ग्राफ प्लॉट हो गया देन वी टुक द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ x, सिंपल, ठीक है। ये सारे स्टेप वाइज मैंने लिखे हुए, यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स, दे आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, ठीक है। नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप दिस अरेंजमेंट एज शोन, ठीक है। ये अरेंजमेंट सेटअप कर लो, इसमें ये क्या है, ये स्विच है, ये एक डीसी सप्लाई है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपका जो है वो बल्ब है, ठीक है, और ये एक्स एंड वाई जो है दो आपने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जिसके बीच में आप कंडक्टर और इंसुलेटर प्लेस करने वाले हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इन द सेकंड स्टेप इज प्लेस द मटेरियल वन बाय वन बिटवीन द टर्मिनल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेटर प्लेस करो और उसके बाद इंसुलेटर को हटा के कंडक्टर प्लेस करो, सिंपल। तो व्हाट यू विल नोटिस दैट जब कंडक्टर आपने प्लेस किया है और आपने अगर यहाँ पे बल्ब लगाया है या एमीटर लगाया है, तो यू विल नोटिस कि अगर आपने एमीटर लगाया है और कंडक्टर प्लेस किया है तो हाई रीडिंग आएगी, ठीक है। अगर इंसुलेटर लगाया है और एमीटर है यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो आपकी रीडिंग जो है वो कम आएगी। हाउएवर अगर आपने यहाँ पे एमीटर की जगह एक्स पे बल्ब लगाया है और कंडक्टर लगा रहे हो एक्स और वाई के बीच में, तो बल्ब क्या होगा, हाई ब्राइटनेस पे होगा, और अगर इंसुलेटर लगा रहे हो तो बल्ब क्या होगा, लो ब्राइटनेस पे होगा, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर विद टेम्परेचर, ठीक है। अभी बेसिकली हमने ये कैलकुलेट करना है या ये शो करना है कि
हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर चेंजेस विद टेम्परेचर। सिंपल, हमें एक मेटल वायर गिवन है, हमें बताना है इसकी रेजिस्टेंस चेंज कैसे होती है विद टेम्परेचर। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सेटअप अरेंज करना है। दिस इज योर स्विच, दिस इज योर डीसी सप्लाई, this is your ammeter connected in the series, voltmeter connected in parallel, simple। और ये जो ऑरेंज कलर की स्टिक है, दिस इज योर थर्मोमीटर एंड दिस इज योर मेटल वायर, ठीक है, दिस इज योर मेटल वायर। आई एम राइटिंग दिस अबव हियर, लेट्स राइट इट मेटल वायर, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर का जो बीकर में आपका वाटर पड़ा है, दिस इज योर वाटर बाथ एंड बिलो इज द हीटर। तो ये आपने अरेंजमेंट सेटअप कर दिया। देन यू क्लोज द स्विच, आपने स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड यू नोटेड डाउन द टेम्परेचर रीडिंग फ्रॉम द थर्मोमीटर, यहाँ से आपको जो टेम्परेचर की रीडिंग आई यू नोटेड डाउन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने V और A की रीडिंग्स भी मेजर कर ली। बेसिकली अभी तक आपने क्या क्या किया, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, तो आप लेट्स रिवाइज इट सो आपको याद रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्विच क्लोज किया, Q की रीडिंग मेजर की थर्मोमीटर से, दैट इज टेम्परेचर की रीडिंग। देन वी मेजर्ड वोल्ट मीटर की रीडिंग एंड एम मीटर की रीडिंग, ठीक है। देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला R इज इक्वल टू VI टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और एम मीटर की रीडिंग थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने हीटर की जो हीटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया, सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। एंड देन वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I और V आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि हमने फिर जाके स्केच कर दिया ग्राफ ऑफ R वर्सेस थीटा, ठीक है। देखो बेसिकली हमने किया क्या, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेटअप अरेंजमेंट सेट किया। उसके बाद हमने स्विच क्लोज किया, टेम्परेचर की रीडिंग ली, V की रीडिंग ली, वोल्ट मीटर की और A की रीडिंग ली। उसके बाद हमने हीटर की हीटिंग को बढ़ाया, टेम्परेचर चेंज किया, वापस से Q की रीडिंग ली, A की रीडिंग ली, V की रीडिंग ली, ठीक है। अब जब हर टेम्परेचर इंक्रीज पे आपके पास Q, V, I की रीडिंग आ रही है, तो आप V और I को यूज करके Q और R की रीडिंग निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। सो जब आपके पास 4 से 5 जो हैं Q और R की रीडिंग्स आ गई, then you plotted a graph for R on the y-axis and theta, that is the temperature, on the x-axis. So let's see how the graph looks like. So line 2 would be our graph how our graph will look like. क्यों line 2 क्यों होगी, line 1 क्यों नहीं होगी? Because initially देखो अगर line 1 होती है ना, तो टेम्परेचर 0 पे ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विल बी 0, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर 0 पर भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मटेरियल की होगी, वरना बेसिकली वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए सुपर कंडक्टर वाली बात इज बेसिकली सम हाई लेवल थिंग। इफ़ यू आर करंटली स्टडिंग ओ लेवल्स, बेसिक रखना चाहते हो तो सिर्फ ये रट्टा मार लो कि रेजिस्टेंस वर्सेस थीटा का ग्राफ हमेशा जो है थोड़ा सा ऊपर से बनेगा। मतलब ये जो ऑरेंज मैं मार्क कर रहा हूँ डॉट यहाँ से बनेगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 पे रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, हेंस हम थोड़ा ऊपर से एक स्ट्रेट स्लांटेड लाइन बना देते हैं, सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कलर कोड्स फॉर रेजिस्टर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द कलर कोड्स फॉर रेजिस्टर्स, ठीक है। अब रेजिस्टर्स में कौन कौन से कलर कोड्स यूज होते हैं एंड हाउ टू रीड देम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखो कि हर रजिस्टर में 3 कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है, 3 कलर बैंड्स होते हैं और ये मैन्युफैक्चर के थ्रू प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। द कलर बैंड्स आर यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सिंपल, एक बात ये याद रखो कि रेजिस्टर में 3 कलर बैंड्स होते हैं और जो कलर बैंड्स होते हैं दैट आर यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। अब एक आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर आपका ये रेजिस्टर है, ठीक है, उसमें 3 कलर बैंड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट कलर बैंड है ना, उसका जो नंबर होगा ना, सपोज करो ये जो कलर है आपका, दिस इज ब्राउन, ठीक है, एंड सेकंड कलर बैंड का कलर है रेड और थर्ड का कलर है ऑरेंज, ठीक है। जो फर्स्ट बैंड का कलर होगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर, एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा।
वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, जो कलर के कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। हमने जाके ब्राउन का क्या नंबर ले लिया, 1। सेकंड जो कलर बैंड है उसका कलर भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा जो कि उसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। रेड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 2। जो थर्ड कलर बैंड है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज कोरस्पॉन्डिंग टू दैट कलर। अब ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, 3, तो हमें बेसिकली पता चल रहा है कि यहाँ पे आगे 3 जीरोज आएंगे, ठीक है। बेसिकली वापस रिपीट करते हैं, एक रजिस्टर होता है उसके ऊपर 3 कलर बैंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कलर बैंड जो है, और ये जो डेटा शीट है दिस वुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, हमेशा ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस पे हमेशा 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर। सेकंड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर। थर्ड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ जीरोज, सही है। तो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस, के यार ये सपोज कर लो, बल्कि वी हैव सम एग्जाम्पल्स बिलो, सो लेट्स डू दैट। सो ये एक रेजिस्टेंस है जिसका फर्स्ट कलर क्या है, ऑरेंज, सेकंड येलो है, थर्ड रेड है। तो फर्स्ट ऑरेंज पे देख लेते हैं क्या है, ऑरेंज का फर्स्ट क्या है, ऑरेंज का है 3, ठीक है। तो हमने पहला नंबर क्या लिख दिया, 3। सेकंड इसका क्या है, येलो, येलो का क्या नंबर है, 4 हमने लिख दिया। इसका थर्ड नंबर क्या है, रेड, रेड क्या था, 2, तो हमने आगे 2 जीरोज लगा दिए। देखो फर्स्ट कलर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर, सेकंड कलर विल आल्सो रिप्रेजेंट द नंबर, थर्ड कलर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीरोज। तो ये हमारे पास आ गया 3400 ohms। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट कलर कौन सा है, ब्लू। ब्लू का कौन सा नंबर है, ब्लू का नंबर है 6, ठीक है। सो वी राइट डाउन 6। सेकेंड कलर कौन सा है हमारा, गोल्ड। गोल्ड का कौन सा नंबर है, 9। थर्ड कलर कौन सा है, ब्राउन। ब्राउन का कौन सा नंबर है, 1। तो हम कितने जीरोज लगा देंगे आगे, 1, सिंपल। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में फर्स्ट कलर कौन सा है, रेड। अगर रेड पे जाते हैं तो रेड का कौन सा है, नंबर 2, ठीक है। सेकंड कलर कौन सा है एग्जाम्पल 3 में, रेड, ठीक है, तो वापस 2 आ जाएगा। थर्ड कलर कौन सा है, ब्लैक। ब्लैक इज 0, तो 0 नंबर ऑफ जीरोज लगाने, तो हम ये स्पेस ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसका आंसर बेसिकली 22 ohms होगा। देखो अगर ब्लैक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 0 है। अब 0 नंबर ऑफ जीरोज आगे लगाने हैं तो बेसिकली 0 ही लगाना है, मतलब बेसिकली 0 कुछ नहीं लगाना आगे, ठीक है। बेसिकली ब्लैक इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि आपको 0 नंबर ऑफ जीरोज लगाने, तो बेसिकली आपने आगे कुछ नहीं लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं। फर्स्ट कलर क्या है, येलो। लेट्स सी येलो की क्या नंबर है, 4, ठीक है। येलो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ब्लू की क्या नंबर है, ब्लू का जाके देख लेते हैं, दैट इज 6, सही है। ब्लू हमने 6 लिख दिया। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, 6, ब्लू ही है, ठीक है। तो 6 जीरोज आ जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब हमने क्या पढ़ा है कि 6 की पावर जो है वो 10 की, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेगा, सो वी कैन राइट दिस एज 46 इंटू 10⁶ इन 46 मेगा ओम, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पावर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला क्या है पावर का, P इज इक्वल टू IV। अब अगर इसमें मैं V को रिप्लेस कर दूं V इज इक्वल टू IR से, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P इज इक्वल टू I और IR, ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो I²R, दिस इज योर सेकेंड फार्मूला। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट फार्मूले को लेके उसमें करंट को रिप्लेस कर दूं, किस तरह, V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। अगर मैं V अपॉन R करके इज इक्वल टू I करके यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो P इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू V। सो दिस वुड बी द 2 फार्मूलाज और 3 फार्मूलाज फॉर पावर। एक चौथा फार्मूला होता है दैट इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर। अब एनर्जी के भी 4 फार्मूलाज होते हैं। अब एनर्जी इज बेसिकली क्या, एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम। अब जो भी ऊपर फार्मूलाज पढ़े उनमें अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। IV से T मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी आ गई, I² R से T मल्टीप्लाई किया एनर्जी आ गई,
वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इस वी स्क्वायर अपॉन आर से टी मल्टीप्लाई किया, एनर्जी आ गई, पावर इंटू 10, तो वैसी एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमसीक्यूज में भी आता है और थ्योरी में भी आता है, दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब भी रेजिस्टर इन सीरीज होते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, प्लस हो जाती है। अब जैसे कि ये सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कितने रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 एंड दे आर इन सीरीज, तो इन सब की रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगी। आर टोटल वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है 6 ओम्स, R2 क्या है 4 ओम्स, R3 क्या है 10 ओम्स, सबको प्लस किया क्या आ गया 20 ओम्स, सिंपल। इन सीरीज एक और पॉइंट याद रखो, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं हर चीज़ के, सीरीज़ के और पैरेलल्स के। तो सीरीज़ के पहले 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैरेलल के। सीरीज़ का सेकंड पॉइंट ये है कि करंट एट एवरी पॉइंट रिमेन्स द सेम। सीरीज़ में करंट जो है हर पॉइंट पे सेम रहता है, और करंट निकलेगा किस तरह, आप टोटल वोल्टेज लोगे जो कि डीसी सप्लाई का है, यहाँ पे 40 वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस लोगे, ठीक है, दैट इज 20 ओम, यहाँ पे आपने निकाली आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और डिवाइड कर दोगे इन द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट इजीली आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज दैट the voltage gets divided such that the higher the resistance the more the voltage. Simply put, सीरीज में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो सम अप हो जाती है। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली ये है कि करंट एट एवरी पॉइंट रिमेन्स द सेम। थर्डली क्या है, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड एंड द हायर द रेजिस्टेंस द हायर द वोल्टेज। अब वोल्टेज निकलेगा किस तरह यार, V इज इक्वल टू IR वाला वापस फॉर्मूला लगेगा। अब अगर मुझे 6 ओम्स वाले रेजिस्टर में वोल्टेज निकालना है तो मैं क्या पुट करूँगा, करंट मुझे पता है 2 ओम पुट करूँगा, अक्रॉस द सर्किट करंट सेम रहता है, तो अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर भी 2 एम्पियर ही करंट होगा। रेजिस्टेंस क्या पुट करूँगा 6 ओम, क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टर है, वोल्टेज क्या आ गया 12 वोल्ट। इसी तरह 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी मैं वोल्टेज निकाल लूँगा। सिमिलरली मैं 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल लूँगा, दैट इज इक्वल टू I रखूँगा मैं 2, रेजिस्टेंस रखूँगा 10, सिंपल, और मेरा आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट, सिंपल एज। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस डायग्राम, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर R2, अच्छा ये R2 जो है वेरिएबल रेजिस्टर है, R1 जो है हमारा फिक्स रेजिस्टर है, और इन दोनों के पैरेलल क्या लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर। R2 इज इंक्रीज्ड, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एम मीटर रीडिंग एंड वाई। एम मीटर की रीडिंग को क्या होगा, अच्छा देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। अब जब R2 इंक्रीज कर रही है, ठीक है, R2 इज इंक्रीजिंग, तो टोटल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी ना यार, और वोल्टेज हमारा सेम रह रहा है, ठीक है, वोल्टेज सेम रह रहा है। तो अगर मैं V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लिखूं और वोल्टेज सेम रह रहा है, तो अगर वोल्टेज सेम रह रहा है, I को यहाँ पे लाए और R को यहाँ पे लाए, R बढ़ रहा है, करंट को क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन। ये कांस्टेंट है, तो दिस वुडंट बी इफेक्टिंग आवर कैलकुलेशन, सही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज रेजिस्टेंस ऑफ R2 इज इंक्रीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑल्सो इंक्रीज, मतलब RT इंक्रीज हो रहा है, hence the current in the circuit decreases, simple, hence ammeter reading decreases। यही हमने डिस्कस किया है। Now let's move on to part B, suggest and explain what happens to the voltmeter reading V2। वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या होगा जब आप R2 इंक्रीज करते हो। अब आपने एक बात पढ़ी है कि सीरीज में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब R2 अगर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज की वैल्यूज क्या होंगी अक्रॉस R2, दैट वुड इंक्रीज एज वेल, ठीक है, V2 इंक्रीज हो जाएगा। हेंस इफ रेजिस्टेंस R2 इज इंक्रीज देन इट्स वोल्टेज V2 ऑल्सो इंक्रीज, इज सिंपल। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर रीडिंग V1। अब आपको पता है कि ये जो वोल्टेज है, ये जो DC सप्लाई है, ये तो कांस्टेंट रही है। अगर V2 इंक्रीज होगी तो इसके इंक्रीज को कॉम्पनसेट करने के लिए हम यहाँ से तो वैल्यूज ऐड नहीं कर रहे, DC सप्लाई तो कांस्टेंट रह रही है, तो कहाँ से वैल्यूज डिक्रीज होंगी, V1 की वैल्यू डिक्रीज होगी, सो दैट वी कैन ऐड वैल्यूज टू V2, क्योंकि DC सप्लाई कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आंसर क्या लिखा है सी में,
voltage in series gets divided, hence if V2 increases then V1 must decrease. Simple. Now let's discuss the properties of resistors in parallel. अभी तक हम सीरीज का पढ़ रहे थे. पैरेलल में रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल वी रीच द लास्ट रेजिस्टर. ठीक है, और ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब ये सपोज करो हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टर है और 3 ओम का रेजिस्टर है इन पैरेलल. इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस किस तरह निकलेगी? इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी विल डू, लेट्स क्लियर दिस अप. ये वाली चीज़ मिटा के हम यहाँ पे इसकी वर्किंग करते हैं. ठीक है, 1 अपॉन आर टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, इसका टोटल आंसर क्या आएगा? इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2. आर टोटल वुड बी इक्वल टू 2 ओम्स. सिंपल. इस तरह हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इन पैरेलल. ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन भी की हुई है टोटल रेजिस्टेंस की. अब पैरेलल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन सेम, दैट इज ईच रेजिस्टर इन पैरेलल गेट्स द सेम वोल्टेज. यहाँ पे जो 6 ओम में वोल्टेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वोल्टेज इन 3 ओम्स. सही है. नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी. करंट इन पैरेलल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट द ब्रांच विच कंटेन्स अ हायर रेजिस्टेंस गेट अ लोअर करंट. सिंपल है. ठीक है, अब आ जाओ. द ब्रांच विच हैज़ गॉट इन हायर रेजिस्टेंस जो कि 6 ओम की है गेट्स अ लोअर करंट. अब ये किस तरह निकलेगा? लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी. हमें पता है रेजिस्टेंस टोटल अभी हम निकाल के आए हैं ऊपर आर टी वाले फॉर्मूले से. 1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 से क्या आ रहा था हमारा? लेट्स राइट इट नीटली. हमारा आंसर आ रहा था 2 ओम. सिंपल. ठीक है, अब जब हमारा आंसर 2 ओम आ गया, हमें वोल्टेज की सप्लाई पता है 6 वोल्ट है, तो करंट क्या आ जाएगा टोटल में? 3 एम्पियर. सही है. अब 3 एम्पियर किस तरह डिवाइड होगा? क्योंकि हमें पता है पैरेलल में करंट्स गेट डिवाइडेड. हाउ विल वी डिवाइड दिस करंट इनटू दीज 2 ब्रांचेस? फर्स्ट ऑफ ऑल करंट निकालने के लिए 6 ओम रजिस्टर में हम वोल्टेज क्या रखेंगे? 6 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल रिमेन्स कांस्टेंट. अगर यहाँ पे 6 वोल्ट्स है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट्स होगी, यहाँ पे भी 6 वोल्ट्स होगी. तो अगर मैं ये वाला कंसिडर करूँ रेजिस्टर, तो हमारी रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम. वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट्स. तो 6 वोल्ट्स बेसिकली. तो अगर मैं V इज़ इक्वल टू आई आर यहाँ पर लगाऊँ, 6 यहाँ पे रखूँ, डिवाइड करूँ 6 ओम से, तो करंट क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर. सही है. सिमिलरली मैं इसके लिए कर लेता हूँ यार. इसमें भी क्या है? वोल्टेज 6 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम. तो V इज़ इक्वल टू आई आर इसमें भी लगा दिया. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर. सिंपल. तो करंट जो है जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा है, दैट इज़ 2 एम्पियर. जिसमें हाई रेजिस्टेंस है 6 ओम, उसमें करंट जो है वो कम है. सिंपल इन्वर्स रिलेशन है. यही तो हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि द हायर रेजिस्टेंस गेट अ लोअर करंट है शोन. सिंपल. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम क्वेश्चंस विच इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल circuits. So first of all, before starting the questions, you must remember that each resistor in this circuit or every circuit following is of 2 ohms. ठीक है, हर resistor जो है वो 2 ohms का है. तो first of all example 1 में आओ. circuit 1 हमारे पास ये है, circuit 2 ये है. ठीक है, तो 2 ohms का resistor पहले लगा हुआ था, 3 एम्पियर की रीडिंग पहले आ रही थी. ठीक है, फिर हमने जो है रेजिस्टेंस डबल कर दी. ठीक है, हमने 2 से 4 ओम चले गए. तो एम मीटर की रीडिंग पे क्या होगा? प्रिडिक्ट द एम मीटर रीडिंग इन सर्किट, सेकेंड सर्किट. तो हमने अभी भी ये पहले पढ़ा था कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर. अब अगर इसको आप कांस्टेंट कर दो, ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दो वोल्टेज को, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर. आई और आर का इन्वर्स रिलेशन होता है. अब अगर आपने R को डबल कर दिया है तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ. तो करंट पहले 3 एम्पियर आ रहा था, तो अब क्या आएगा? 1.5 एम्पियर. सिंपल. इफ रेजिस्टेंस इन सर्किट 2, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट्स डबल्ड, द करंट गेट्स हाफ्ड, हेंस आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. सिंपल. नाउ लेट्स कम ऑन टू एग्जांपल नंबर 2. सर्किट 1 में क्या गिवन है यार? 6 एम्पियर का करंट आ रहा है फॉर अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. ठीक है,
सर्किट 2 में रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? सर्किट 2 में रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो? पैरेलल में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू विल बेसिकली अप्लाई पैरेलल का फॉर्मूला। पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता था? 1/RT इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 1/RT इज इक्वल टू 1, RT इज इक्वल टू 1 ओम। तो रेजिस्टेंस पहले 2 ओम थी, अब 1 ओम हो गई है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो गई है, तो करंट क्या हो जाएगा? डबल। करंट 6 से 12 एम्पियर हो जाएगा। देखो, इफ रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट डबल, सिंपल। नाउ लेट्स कम ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टर। हमने इनिशियली पढ़ा था ऊपर के रेजिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिक्स की हमने पैरेलल में भी वर्किंग देख ली और सीरीज में भी वर्किंग देख ली। अब हमारा कौन सा रेजिस्टर का टाइप रह गया है जो कि हमने इनिशियली देखा था? वेरिएबल। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको वी से इट एज रियोस्टैट एज वेल। वेरिएबल रेजिस्टर को क्या क्या कह सकते हैं? रियोस्टैट एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिकली? कि इसकी रेजिस्टेंस कैन चेंज ओवर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब देखो, इसकी डेफिनेशन देख लो, इसका सिंबल देख लो किस तरह बनाना है इसको। दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टैट। इट इज़ यूज टू एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब, ये यूसेज है इसकी, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब और द स्पीड ऑफ अ फैन, ठीक है। स्पीड ऑफ द फैन में जो डिमर लगा हुआ होता है, दैट इज बेसिकली अ रियोस्टैट, ठीक है। अब लेट सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक दिस, ठीक है। एक बल्ब है जो कि 5 ओम की रेजिस्टेंस का है और वी हैव अ वेरिएबल रेजिस्टर दैट इज 0 to 20 ओम और ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक डीसी सप्लाई है, ठीक है। नाउ अब हमें सवाल कर रहा है कैलकुलेट द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किस तरह निकलेगी? अगर बल्ब की 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगी क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 ओम। तो वी विल गेट अ लोएस्ट रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे 5 बल्ब की प्लस की है और वेरिएबल रेजिस्टर की हमने 0 रख दी है, तो टोटल में क्या आ गया? 5 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR से, ठीक है। और लेट मी डू इट अगेन हियर, KIR। अब करंट कब मैक्सिमम होगा? जब रेजिस्टेंस जो है मिनिमम होगी। और रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगी? जब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 0 होगी। तो करंट कब मैक्सिमम होगा? जब हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम होगी। सो लेट्स कैलकुलेट द करंट नाउ। वोल्टेज कितना है डीसी सप्लाई का? वी हैव बीन गिवन हियर कि वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट्स। और करंट कितना है? वी हैव टू कैलकुलेट इट। रेजिस्टेंस कितनी है? 5, मिनिमम 5 रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना आ गया? मैक्सिमम 10 एम्पियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगी? मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब होगी जब बल्ब की तो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है। दिस इज फिक्स 5। वेरिएबल रेजिस्टर की हाईएस्ट होगी, दैट इज 20, तो टोटल कितनी आ गई? 25 ओम। अब हमें पता है कि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी तब क्या होगा? मिनिमम करंट। सो वी कैलकुलेट द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज 25 ओम, ठीक है। V इज इक्वल टू IR कर दिया, V हमने 50 पुट कर दिया, I और R क्या पुट कर दिया? 25। I क्या आ गया? 2 एम्पियर, ठीक है। अब लेट्स सी अ कंक्लूजन हियर। I की वैल्यू आप देख रहे हो 2 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब वेरिएबल रेजिस्टर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे दैट इज 20 ओम पे सेट होगा तो करंट रिड्यूस हो जाता है 2 एम्पियर पे और बल्ब को वो डिम कर देता है या फैन की स्पीड कम कर देता है। हाउएवर जब वेरिएबल रेजिस्टर इज सेट एट इट्स लोएस्ट वैल्यू दैट इज 0 ओम तो करंट की वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट। और बल्ब क्या करेगा? ब्राइट। या फिर फैन क्या करेगा? हाईएस्ट स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। Hence we can conclude that by adjusting the resistance of the variable resistor we can alter, decrease the current in the circuit. Hence the brightness of the bulb can be adjusted. यहाँ पे speed of fan भी आप लिख सकते हो, ठीक है। Now let's come on to an other main thing, or you can say non-ohmic conductor that O-level physics focuses on, that is thermistor, ठीक है। थर्मिस्टर इज बेसिकली अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनकी रेजिस्टेंस डजंट रिमेन कांस्टेंट और उनका V ओवर I का ग्राफ क्या होता है? एक कर्व होता है, ठीक है। और थर्मिस्टर जो है कौन सा वाला नॉन ओहमिक कंडक्टर है?
जिसका V/I का ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी सम डेफिनेशन रिगार्डिंग दिस. A thermistor is a circuit component whose resistance changes with temperature. That is, as temperature increases, इसकी resistance जो है वो decrease करेगी, ठीक है. थर्मिस्टर क्या है? सर्किट कंपोनेंट है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती जाएगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. सिंपल, ठीक है. Now where is a thermistor used? Thermistor is basically used where we need a temperature sensitive device such as fire alarm circuits, ठीक है. So this is also a learning part for you. Now let's come on to an example question. Now here we have a question in which the examiner is asking as to how we can use a thermistor in replacement of a thermometer to measure the temperature of a liquid. भाई हमें थर्मोमीटर नहीं गिवन, हमें थर्मिस्टर गिवन है और उससे हमने टेम्परेचर मेजर करना है. तो बेसिकली हमने थर्मिस्टर जो है वो वाटर में रख दिया. पैरेलल में क्या कन्वर्ट होता है, कनेक्ट होता है बेसिकली वोल्ट मीटर, और सीरीज में एम मीटर कनेक्ट कर दिया. ये हमारा स्विच हो गया. दिस इज अ डीसी सप्लाई, दिस इज अ थर्मिस्टर. सो व्हाट वी विल डू नाउ, सो वी विल फॉलो सम सर्टेन स्टेप्स. हम जो है स्विच को क्लोज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और हम रीडिंग्स ले लेंगे V और I की, दैट इज करंट और वोल्टेज की, ठीक है. लेट सपोज वी हैव दिस रीडिंग ऑफ 0.1 और वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट्स है. उससे हमने रेजिस्टेंस निकाल ली. किस तरह? V इज इक्वल टू IR से, ठीक है. दिस वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर एट दिस टेम्परेचर जो भी बीकर का हो रहा है, ठीक है. नाउ द थर्मिस्टर हैज अ ग्राफ एज वेल, ठीक है. थर्मिस्टर का भी हमने ग्राफ देखा था रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, ठीक है. उस ग्राफ में हम जाएंगे 50 की रेजिस्टेंस पे, देखेंगे कितना टेम्परेचर होता है, एंड दिस विल बी अ टेम्परेचर जितना डिग्री सेंटीग्रेड का वो बीकर है, ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन टू एन अदर कंपोनेंट दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ओ लेवल फिजिक्स, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स और LDR. LDR का सिंबल किस तरह होता है? इस तरह होता है, ठीक है. LDR की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एज द लाइट इंटेंसिटी बेटा जब भी इंक्रीज करेगी LDR पे, इसकी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस इसकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है. रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज. सिंपल, इसका ग्राफ भी बना हुआ है. नाउ वेयर इज LDR यूज्ड? LDR वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे लाइट सेंसिटिव काम होते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स में. नाउ लेट्स कम टू अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंसेनली बिग लेक्चर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है. सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन सीरीज एंड पैरेलल? अभी तक हमने देखा था रेजिस्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. नाउ वी स्टडी सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन सीरीज एंड पैरेलल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल्स इन सीरीज. तो सेल्स इन सीरीज में एक प्रॉपर्टी जो हमेशा हमें याद रखनी है कि द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल. नेगेटिव टर्मिनल इसका इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल, ठीक है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इन सीरीज द वोल्टेज और द EMF इज ऑलवेज द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस. सीरीज में जो ये वोल्टेजेस हैं, द फाइनल वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेजेस. 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सीरीज द टोटल जो EMF या वोल्टेज है इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेजेस, ठीक है. इन सीरीज, ये सीरीज का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है. इन सीरीज इफ वन सेल ड्रेन आउट्स द अदर, इफ वन सेल ड्रेन आउट्स और गेट्स एग्जॉस्टेड द सर्किट स्टॉप. मतलब अगर एक भी सेल खराब हो गया तो आपका सर्किट स्टॉप हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक फॉर द सीरीज सेल्स. नाउ लेट्स कम ऑन टू सेल्स इन पैरेलल. सीरीज में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द सेकेंड, लेकिन पैरेलल में उल्टा है. पैरेलल में क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल. मतलब सेम टर्मिनलिटीज जो है या पोलैरिटीज कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है. सही है. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है पैरेलल की? इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स सेम. हेंस द वोल्टेज ऑफ वन सेल, मतलब वोल्टेज ऑफ टोटल वोल्टेज जो है पैरेलल का वो सेम रहता है, ठीक है. मतलब ये जो 2 वोल्ट्स है, दिस वुड बी ऑल्सो अ टोटल वोल्टेज, ठीक है. हेंस द वोल्टेज ऑफ वन सेल इज कंसिडर्ड टू बी द वोल्टेज ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन. सिंपल, ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल EMF वोल्टेज इज 2 वोल्ट्स। ठीक है, इन पैरेलल, ये पैरेलल का एक एडवांटेज भी है, ठीक है, कि इन पैरेलल इफ वन सेल ड्रेन्स आउट और गेट्स एग्जॉस्टेड द अदर सेल टेक्स ओवर एंड हेंस द सर्किट कंटिन्यूज टू वर्क। सिंपल, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है पैरेलल सेल का ओवर सीरीज सेल? अभी हम पढ़ चुके हैं, कितनी दफ़ा पढ़ा है, अगर एक सेल ड्रेन आउट भी हो जाए पैरेलल में तो भी सर्किट चलता रहेगा। हाउएवर पैरेलल का डिसएडवांटेज ये है कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो कंपैरेटिवली लेस होगी कंपेयर टू सीरीज। अभी हमने देखा कि दोनों में 2 वोल्ट्स के 3 सेल लगे हुए थे, लेकिन पैरेलल आपको 2 वोल्ट्स दे रहा था और सीरीज आपको 6 वोल्ट्स दे रहा था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? द डायग्राम बिलो इज अनकम्प्लीट, कंप्लीटेड टू ड्रॉ हाउ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बल्ब। सिंपल है, पैरेलल में किस तरह कनेक्ट होते हैं? पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव कनेक्ट करना शुरू कर दिए पॉजिटिव से, ये हो गया हमारा कनेक्शन पूरा, और नेगेटिव कनेक्ट करना शुरू कर दिए नेगेटिव से। सिंपल, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? पॉजिटिव गेट्स कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, नेगेटिव गेट्स कनेक्टेड विद द नेगेटिव। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है यार? द डायग्राम इज इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड टू शो हाउ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें सीरीज में दिखाना है। सीरीज में क्या होता था? पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। सिंपल, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। लास्ट में बल्ब के साइड पे तो सेम पोलैरिटीज होंगी, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। अ स्टूडेंट इज गिवन 8 2-volt cells. He is asked to make a combination using all 8 cells such that the total voltage obtained is 2 volts. तो क्या करेगा? सारे ही पैरेलल में लगा दो यार, टोटल वोल्टेज आपका 2 वोल्ट्स होगा। ठीक है, द टोटल वोल्टेज ऑब्टेन इज 4 वोल्ट्स। और 3 कॉम्बिनेशन बनाने, क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल 2-2 के पेयर्स बना दो, तो 2 + 2 हर ब्रांच में कितना होगा? 4, और पैरेलल में लास्ट में कितना आता है? ऑब्वियसली 4 ही आता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो जो 4 वोल्ट्स ऊपर है फर्स्ट ब्रांच में, दैट वुड बी इक्वल इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्रांच। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड कॉम्बिनेशन। एक सेकंड कॉम्बिनेशन ये कर सकते हो कि 2 वोल्ट्स एक लगा दो और उसके सीरीज में एक 2 वोल्ट्स के पैरेलल सारे साथ के साथ लगा दो, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 4 वोल्ट्स। आई होप ये सारे क्लियर हो रहे होंगे अभी तक। थर्ड वाला ये है कि वी प्लेस 4 इन पैरेलल एंड 4 सेपरेटली इन पैरेलल, तो 2 + 2 वुड बी अगेन इक्वल टू 4। ठीक है, अब सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज इन ईच सिनेरियो। 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखते हैं कि वोल्टेज निकालना है किस तरह होगा। 2 + 2, लेट मी क्लियर दिस, 2 + 2 ये यहाँ तक होगा, 2 + 2 + 2। ठीक है, ये क्या होगा? ये माइनस में होगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, तो ये -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट्स। इसमें देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में है 2 + 2 -2, क्योंकि नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, -2 इज इक्वल टू 0 volts. So I hope this lecture was clear. It was a big lecture, but this was a bigger topic, so we had to go through it. So thank you for watching.